हम्म तो आपका फिर से स्वागत है बच्चों। देखो, हमारे क्लास में चल रहा है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की चैप्टर चल रहे हैं। हमारा साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, हमारे साथ साथ थर्मोडायनेमिक के लेक्चर चल रहे हैं, और साथ साथ ऑर्गेनिक का आज से ऑर्गेनिक के लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक का आज पहला चैप्टर और पहला लेक्चर है, वो है एलिफेटिक कंपाउंड। तुम्हारे सिलेबस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उसमें दो चैप्टर हैं। पहला है एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। पहला है एलिफेटिक, दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो तुम्हें पता होना चाहिए एलिफेटिक कंपाउंड किनको कहते हैं, जो भी किसमें होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, इन सबको एलिफेटिक कहते हैं, चेन में होते हैं। और एरोमेटिक होते हैं जो थोड़े से किस टाइप में होते हैं, साइक्लिक होते हैं, बट वो स्पेसिफिकली उसमें हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, एलिफेटिक कंपाउंड। तो पहले हम बेसिक समझते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा 11th क्लास 11th की जैसी चीज़ें लगेंगी, और लेकिन इसमें थोड़ी सी नई चीज़ें तो नहीं, पर थोड़ी सी लेवल थोड़ा ऊपर की, इनमें लेवल थोड़ा ऊपर की चुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पढ़नी पड़ती है मैकेनिज्म। हमने 11th 12th में तो हमने पढ़ दिया कि ये रिएक्शन होती है, हम उनकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, बट यहाँ पढ़नी पड़ती है मैकेनिज्म। 12th में कुछ चीज़ों की मैकेनिज्म थी, अगर तुम्हें पता होगा, रिएक्शन कुछ चीज़ों की मैकेनिज्म लिखनी भी आती थी, बट यहाँ हमें मेनली क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म में ही ज़्यादातर हमें ध्यान देना है। वैसे जनरल अगर तुम अपना सिलेबस खोलोगे तो तुम्हारा पहला चैप्टर डायरेक्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, इससे शुरू होता है। बट मैं डायरेक्ट इससे शुरू नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा एल्केन क्या चीज़ है, क्या सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन ही हुए, एलिफेटिक क्या हो, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम पढ़ते ही हैं, क्योंकि हमारे जो 99%, अगर मैं तुम्हारे सामने तुम अपने आसपास 100 चीज़ें देखोगे तो 100 में से 70 चीज़ों में कार्बन मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन है, मतलब, और कार्बन एक बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एक हीरो होता है, कार्बन होता है हीरो, कार्बन होता है हीरो। और कार्बन के साथ कौन देता है? हाइड्रोजन। आने के लिए और भी सारी चीज़ें आती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें, फिर हाइड्रोजन, ये भी आते हैं, बट मेन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी स्पेशली फंक्शनल ग्रुप आते हैं, वो हम तुम्हारे इसमें नहीं, तुम्हारे इसमें अभी सिर्फ बेसिक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड तो मैंने बता दिया था, एलिफेटिक जो चेन में होते ज़्यादातर, और ध्यान में। तो एलिफेटिक कंपाउंड उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जो चेन में होते हैं या नॉन एरोमेटिक रिंग होती हैं। रिंग वाले भी आते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, दीज आर ऑल्सो क्या, एलिफेटिक। ये एरोमेटिक नहीं होते क्योंकि उनके लिए कुछ रूल्स आते हैं कि पाई बॉन्ड होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अगर जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एलिफेटिक कंपाउंड ही है। कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि इनको देख के कि ये तो साइक्लिक है तो ये एरोमेटिक होनी चाहिए। हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। हाँ, ये मान सकते हो कि हर एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होता है, ये भी तुम जनरली मान सकते हो, पर हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। तो ये बात तुम्हें ध्यान से समझ लो। या तो स्ट्रेट चेन हो, चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और नॉन एरोमेटिक रिंग हो, या हो नॉन एरोमेटिक रिंग, जस्ट लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। एरोमेटिक रिंग लाइक तुम्हें पता होगा एक सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है, उसे कहा जाता है बेंजीन। सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड उसे कहा जाता है बेंजीन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब क्या होते हैं। तो अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ कि एलिफेटिक कंपाउंड किनको कहा जाता है, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन और नॉन एरोमेटिक रिंग। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको स्ट्रेट चेन में या नॉन एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उन्हीं को कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एलिफेटिक कंपाउंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। ये किसकी बेसिस में डिवाइड किया गया है? बॉन्डिंग की बेसिस में। तो 3 आते हैं हमारे, एल्केन और एल्काइन। क्या कहा मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेसिस में
हम एलिफेटिक कंपाउंड को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एल्केन, दूसरा आता है एल्कीन, तीसरा आता है एल्काइन। तुम्हें पता होगा एल्कीन वो ग्रुप होते हैं जिनमें हम सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन में तो जनरली सिंगल ही होता है। यहाँ मेन बताया था किसमें होता है, एलिफेटिक मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन अभी स्पेशली पढ़ेंगे, पहला चैप्टर एलिफेटिक कंपाउंड में, पहला चैप्टर ही बोलता हूँ मैं। एलिफेटिक कंपाउंड तो एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, एल्कीन एल्कीन और एल्काइन। एलिफेटिक कंपाउंड पूरी यूनिट ही है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, एल्कीन एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, बेसिक तुम्हें नाम रखना आता ही है, नाम तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, मीथेन, प्रोपेन, न्यूथेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये सारी चीजें तुम्हें आती है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें इतना बेसिक बताने वाला क्योंकि अब तुम ग्रेजुएशन होता है, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, इतना बेसिक तुम्हें आता ही है। कुछ और चीजें बता दूं तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो एल्केन है, इनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंपल भाषा में जानना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। अनसैचुरेटेड उनको कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड रहते हैं, वो डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी। सिंपल आते हैं। तो तुम्हें अगर सैचुरेटेड मिक्सचर अगर सॉल्यूशन याद हो, अगर क्लास 12th का पहले चैप्टर सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें तुम और सॉल्यूट को नहीं मिला सकते हो, और सॉल्यूट को नहीं मिला सकते थे। अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट तुम्हारा मिल सकता था। अगर तुम्हें इतना याद है तो इतना तुम्हें याद नहीं चाहिए, वही डेफिनेशन यहाँ भी होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिसमें कार्बन में और ज्यादा हाइड्रोजन को नहीं मिला सकते हैं। देखना, अगर ये एक सैचुरेटेड इथेन है, ये क्या है, इथेन, एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, इसमें तुम और हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कार्बनों की वैलेंसी 1 2 3 4 फुल हो चुकी है, तो इसमें तुम और हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहते हैं सैचुरेटेड। बट अगर तुम बात करो डबल बॉन्ड की, तो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड होता है, एक बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन ऐड होगा, इसलिए अभी भी डबल बॉन्ड कहीं या ट्रिपल बॉन्ड कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इनमें अभी भी हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। इसे सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दोबारा और ऐड नहीं हो सकते। बात है, समझ पा रहे? तो ये बेसिक चीज हुई। तो अब हम बात बढ़ते हैं किसकी तरफ, नाम तो तुम्हें बताओ, ये है इथेन, दिस इज इथेन, और अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होती है, साइक्लोप्रोपेन ऐसी होती है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर, यूनिट का पहला चैप्टर एल्कीन में। एल्कीन उतना लंबा नहीं है, एल्कीन लंबा है क्योंकि एल्कीन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एल्कीन में थोड़ी ज्यादा आती है, और एल्कीन की जैसी ही एल्काइन में आती है, क्योंकि जो एल्कीन करता है वो एल्काइन 2 बार कर देता है, इतना सेम होता है। तो सबसे पहले आती है एल्कीन। तो पहला चैप्टर हमारा है एल्कीन, सॉरी एल्केन, पहला चैप्टर हमारा है एल्कीन। एल्केन का जो कॉमन नेम होता है ना, होता है पैराफिन होता है। एल्केन का कॉमन नेम पैराफिन होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्केन का जो है कॉमन नेम क्या होता है, पैराफिन होता है। एल्केन का कॉमन नेम पैराफिन होता है। अब तुम्हें एक चीज बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब एल्केन है क्या, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, all saturated hydrocarbon having all saturated hydrocarbon having general formula CnH2n+2, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पे n की वैल्यू होती है पॉजिटिव इंटीजर 3 चलते चलते होती है। समझ आए बात? एल्केन वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मैं दोबारा बता दूं तो मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जिनका जनरल फॉर्मूला ये होता है उनको कहा जाता है एल्केन। अब जैसे मैं इसमें बनाते हैं, देखो n की जगह तुम 1 डालोगे, n = 1 डालोगे, तो C1H2+2+2 4, C14 मतलब CH4, पहला बनेगा CH4 जो कि है मीथेन। कौन है? मीथेन। ऐसे 2 डालोगे तो C2H2+4+2 6, C2H6 बनेगा जो कि क्या है, इथेन, सेकंड हाइड्रोकार्बन। ऐसे C3H8 प्रोपेन,
ऐसे चलते रहते हैं। ये क्या है, इन्हीं को कहते हैं क्या, हाइड्रो एल्केन। कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन की डेफिनेशन है, दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 आर नोन एज एल्केन, जिनका कॉमन नेम क्या है, पैराफीन। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एल्केन का कॉमन नेम होता है क्या, पैराफीन। अब एल्केन को हम ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ठीक है, ये बात समझ आएगी। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके एल्केन के, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अब एल्केन को ना ऑन द बेसिस ऑफ, ये तुम्हारे इसमें एक्चुअल में नहीं है, तुम अगर कोर्स में हो ना, ये नहीं है, बट हो क्या गया था, अब जनरली तो तुम्हारा अगर तुम सिलेबस पढ़ोगे तो वहाँ डायरेक्ट शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टी से, बट एक बार पूछ रहा कि डिफाइन एल्केन फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए तुम्हें जनरल चीजें आनी चाहिए, कभी कभी पूछ देते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, थोड़ा सा उनकी तरफ, किनकी तरफ, क्लासिफिकेशन। तो एल्केन को ना 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है कॉमन नेम के बेसिस में, कॉमन नेम के बेसिस में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम या ब्रांचिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बेसिस में भी एल्केन को क्लासिफाई किया जाता है। एक बार ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चीज आती है, क्योंकि अब 12th में तो बहुत वो होता था, क्योंकि 12th में तो हमेशा बोल देता था आइसोपेंटेन है, तुम आइसोपेंटेन किस ऐसे दिखा, एनपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन पक्का आता था हर बार, बोर्ड का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता था कि एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये एन, ये आइसो, ये नियो का मतलब क्या होता है, तो समझो। एल्केन को जब क्लासिफाई किया गया तो क्लासिफाई उन्होंने 3 भागों में किया, दिमागों में 3 भागों में उन्होंने इस चीज को क्लासिफाई किया। पहला उन्होंने लिखा एन एल्केन, एन एल्केन। दूसरा उन्होंने लिखा आइसो एल्केन, आइसो एल्केन। और तीसरा उन्होंने लिखा नियो एल्केन। क्या लिखा उन्होंने तीसरा, नियो एल्केन। क्या कहा, एन एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। तो एल्केन किस तरीके में क्लासिफाई किया गया, एन एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। अब मतलब है ना, एन का मतलब तो नॉर्मल एल्केन। अगर मैं कोई एल्केन लूं, एग्जांपल लेता हूं C5H12, C5H12 का N5 है, N5 मतलब पेंटेन है, एक्चुअली में ये पेंटेन है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, जैसे C, ये स्टेट चेन, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, समझ आना, हाइड्रोजन की इनके साथ साथ कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, समझ आ रहा है, इतना तो समझ सकते हो, क्या दिक्कत है, नहीं समझते हो कोई बात नहीं, लिखता यार, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो यार, लिखता तो बात है। तो CH3, CH2, 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 CH3, लो सीधा स्टेट चेन में मैंने 5 के बाद कार्बन को स्टेट चेन में लिख दिया। अगर मैं 5 के बाद कार्बन को स्टेट चेन में लिखता हूँ, तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन ऑब्वियसली, और इसका नॉर्मल नेम, क्योंकि तीनों सब 5 के 5 कार्बन स्टेट चेन में, तो स्टेट चेन में लगता है N, मतलब नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन है। जब क्या हो, स्ट्रेट चेन, यही चेन हो, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। एन एल्केन का मतलब होता है जब क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। अब मैं C5H12 को हल्का से लिखता हूँ, CH3, CH, CH2, CH3, एक ब्रांचिंग दे दी मैंने, बस एक जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रांचिंग दी। यहाँ पे 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, बट यहाँ पे 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट में रखे, एक को ऊपर ब्रांचिंग में डाल दिया। अगर मैं इसका अगर IUPAC नेम लिखूं तो इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, ऑब्वियसली 2-मिथाइल ब्यूटेन इज द IUPAC नेम। बट अगर मैं इसको पेंटेन की फॉर्म में लूंगा, अगर मैं कॉमन नेम में हम नहीं देखते ब्रांचिंग, हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन है तो एक्चुअल में पेंटेन। बट मेरे को पता कैसे चलेगा कि एक उसमें ब्रांचिंग है, तो एक ब्रांचिंग अगर कहीं किसी कंपाउंड में अगर एक ब्रांचिंग है, और कंपाउंड एल्केन की बात कर रहा हूँ, एल्केन की सब एक जैसे होनी चाहिए सारे कंपाउंड, ये सिर्फ एल्केन के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन है। एल्केन एल्काइन में ये चीजें काम नहीं करती है। एल्केन में अगर, क्योंकि एल्केन में सभी CH3 होंगे, ऐसा भी नहीं कि एल्केन में कोई ग्रुप जुड़ा है, वो एल्केन नहीं होता, वो एल्केन मतलब सिर्फ CH3, CH2, CH ऐसी चीजें, कार्बन और सिर्फ एटम। अगर मैं ऐसी चीज कहूँ, अगर मेरे को इसको दिखाना है पेंटेन की फॉर्म में, कॉमन नेम में,
कि भाई 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, एक जगह ब्रांचिंग है। अगर एक जगह ब्रांचिंग होती है तो मैं उसे कहता हूं आइसोपेंटेन, कि मतलब उसमें कहीं एक जगह में ब्रांचिंग है। आइसो का मतलब होता है वन ब्रांचिंग, जहां पे एक ब्रांचिंग हो उसको कहा जाता है आइसो। यहाँ पे एक ब्रांचिंग उसको कहा जाता है आइसो। यहाँ पे एक ब्रांचिंग थी इसलिए कहा जाता है आइसो। कॉमन नेम मतलब आईयूपीएसी नेम इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन था। सेकंड कार्बन में मिथाइल है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, बट मैंने इसको कॉमन नेम क्या है, ये कॉमन नेम है क्या, यहाँ एन पेंटेन, क्योंकि पांचों के पांचों स्टेट चेन में थे, यहाँ पे एक ब्रांचिंग होने की वजह से आइसोपेंटेन। अगर कहीं पे मैंने इसे ऐसा लिख दिया, ये मैंने कहा मैं हो गया यार, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन है, सबको मैंने ब्रांचिंग बना, सभी ब्रांचिंग को, मतलब ऐसे कंपाउंड्स में 2 ब्रांचिंग होती है, 2 ब्रांचिंग। अगर तुम इसका आईपीएसी नेम लिखना चाहो तो 1 2 सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका कॉमन आईपीएसी नेम आएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आईपीएसी नेम आएगा। बट अगर तुम ये चेक करो कि मेरे को अगर ऐसे दिखाना है कि भाई मैं इसको कॉमन नेम के साथ दिखाऊं, तो मैं कितने कार्बन है टोटल, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन है। बट मेरे को अगर मैं यहाँ पे पेंटेन लिख दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेंटेन में 2 ब्रांचिंग है। अगर कहीं पे 2 ब्रांचिंग होती है तो उसका नाम पड़ता है नियो पेंटेन, उसके नाम के आगे लग जाता है क्या, नियो। तो नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचिंग, जहां पे कितनी ब्रांचिंग हो, 2 ब्रांचिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, मतलब सॉरी ब्रांचिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग हमने क्या किया, हमने एक एल्केन को 3 भागों में क्या किया, टाइप्स में डिवाइड किया। पहला था एन एल्केन, दूसरा आइसो, तीसरा नियो। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन में रहेगा। आइसो का मतलब होता है 1 ब्रांचिंग के साथ रहेगा, और तुम्हारा नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचिंग के साथ रहेगा। एक बात आप ध्यान देना, ये जो नाम है ना, ये होते हैं कॉमन नेम के नाम, ये आईयूपीएसी नाम नहीं है। एक बात ध्यान देना कि ये आईयूपीएसी के नाम नहीं है। इन सब के आईयूपीएसी नाम मैंने लिख रखे हैं। ये पेंटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। ये कॉमन नेम होते हैं, और याद ना सिर्फ कहाँ काम आते हैं, एल्कीन में काम आते हैं। ठीक है, ओके। अगर तुम्हें याद हो तो ये एक चीज और है, ये तीनों जो है ना, ये एक दूसरों के स्ट्रक्चरल, उसमें भी मेन चेन आइसोमर्स हैं। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। क्योंकि देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H12 भी है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H12 भी है, बट एक में स्ट्रेट चेन है, एक में एक ब्रांचिंग है, एक में। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा अभी आगे बताऊंगा। अभी आगे जाके जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, तब मैं बताऊंगा कि ऐसा हो जाने से, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे आइसोमर्स में, हम पढ़ते थे दोज कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हाट, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट इन चेन। ये तो पढ़ा था चेन आइसोमर्स में, चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाती है। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर होता है, ये मैं अभी तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। जब मैं बताऊंगा तुम्हें एल्केन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो चुका है। एल्केन क्या था हमने पढ़ दिया है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और क्लासिफिकेशन ये था। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर मेरे को किसी एल्केन को बनाना है तो मैं क्या हेल्प लूं, कि मेरा वो किस हेल्प से, किस रिएक्शन की हेल्प से मैं एल्केन का फॉर्मेशन कर पाऊंगा, किस रिएक्शन की हेल्प से। तो हेडिंग डालना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, MOP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज शायद ना पूरा नहीं लिखा है, तुम पूरा लिखना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, 2 मेथड हैं, बहुत फेमस मेथड है वैसे तो। मेथड अगर तुमने क्लास में तो पढ़ी हुई तो 1 2 3 4 5 या 6 मेथड होती है 11th में, बट हमें उतनी हेल्प नहीं करनी है। अगर कहीं पे आ गया तो मैं 2 मेथड तुम्हें बता देता हूँ। 2 मेथड में सबसे पहली मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की मदद से तुम्हें क्या बनाना है, वो बनाना है क्या, एल्केन बनाना है। 2 रिएक्शन एक्चुअली में जिंक के साथ होती है, मैं लेकिन जो थोड़ी फेमस है उसका हेल्प लेता हूँ, वो है वुर्ज रिएक्शन। तुमने अगर नाम सुना होगा
वुड्स, WURZ, वुड्स रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन, हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होती है, तो वुड्स रिएक्शन एक्चुअली में रिएक्शन ये होती है, तुम्हें पढ़ा हो याद होगा कि हम एक एल्किल हैलाइड देते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब, एल्किल मतलब कोई कार्बन की चेन होगी और हैलाइड मतलब कोई हेलोजन होगा। तो मैंने यहाँ एग्जांपल जनरल रिएक्शन RX, R कार्बन की चेन, X क्या? हेलोजन, ठीक है। इसके हम लेते हैं 2 मोल। इसके कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम 2 Na के साथ। कितने Na के साथ? 2 Na के साथ। नेट सोडियम लिया कितने, वो भी सोडियम के भी 2 मोल लिए और एल्किलाइड के भी 2 मोल लिए। और ये होती है ड्राई ईथर के फॉर्म में। अब मैं ड्राई ईथर क्या है? ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट है जिसमें ये सारी चीजें घुलेंगी और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब सवाल आता है, सीबीएसई पूछता है, वैसे इंटरव्यू या कहीं ना कहीं कोई आना चाहिए, पता होना चाहिए। तुम केमिस्ट्री पढ़ो तो बेसिक छोटी छोटी चीजें बता दीजिए कि यार ड्राई क्यों लिया। सिर्फ ईथर भी लेते हैं, ईथर एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ड्राई ईथर क्यों लिया? नॉर्मल लिक्विड, नॉर्मल ईथर भी तो ले सकते थे। दिक्कत आ जाती है नॉर्मल ईथर में होता है, अगर नॉर्मल ईथर या एक्वस ईथर, ड्राई ईथर का मतलब ये होगा कि भाई मैं ईथर लूंगा ड्राई, मतलब उसमें से मैं जितना भी मॉइस्चर है उसे निकाल दूंगा। याद ना, ड्राई ईथर का मतलब होता है कि मैं उसमें से मॉइस्चर को निकाल दूंगा। अगर उसमें भाई ड्राई नहीं दिया, उसमें एक चीज होती है मॉइस्चर में H2O, और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ये बंदा इसके साथ अगर रिएक्शन कर दे तो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तो फिर क्या होता है तुम्हें नहीं पता है, इसलिए ये चीज ना हो पाए इसलिए हम सॉल्वेंट को ड्राई लेते हैं, पूरा उससे मॉइस्चर निकाल देते हैं। अब होता क्या है जनरली, ये 2 Na, ये 2 X को लगाएगा। देखो इसकी ध्यान समझना, ऐसा होता है RX प्लस 2 Na, और ये मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख दिया XR, ये लिख दिया ना, ठीक है। तो अब क्या करेगा, Na जो है ये दोनों X को ले जाएगा, ऐसे दोनों X को अपने साथ ले जाएगा, और ये 2 R है ये जुड़ जाएंगे, तो R जुड़ गया और निकलेगा क्या? Na XX, 2 Na X2, इसको मैंने लिख दिया 2 Na X, 2 Na X क्या निकल जाएगा? 2 Na X निकल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 2CH3Cl, 2CH3Cl, इसकी रिएक्शन करें 2 Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी जब रिएक्शन कराई तो सबसे देखो 2 Na और 2 Cl, ऐसा कुछ होगा, CH3 इधर होगा और 2 Na बीच में होंगे, और प्लस CH3 Cl इधर होगा, 2 Na बीच में होंगे, प्लस एक Cl CH3 इधर होगा, ये 2 Na, ये जो NaCl और 2 Na तो 2 Cl को ले जाएंगे, 2 Cl ले जाएंगे तो निकल जाएगा 2 NaCl का लॉस हो जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, कुछ इसके बारे में फैक्ट है, इस रिएक्शन के बारे में समझता है नहीं क्या होता है, ये Cl की जगह Br भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, I भी हो सकता है, तो आप समझना, एक छोटी सी समझना ध्यान से। एक कुछ फैक्ट की बात आती है इस रिएक्शन की, पहली रिएक्शन की फैक्ट की बात, कुछ तो पहले नियम है कि भाई तुम्हें ये 2 लेना है और ये भी 2 लेना है, ये तो नियम है, ठीक है, ये ट्राई लेना है। एक फैक्ट की बात ये है कि जितना तुम इधर लेते हो ना, इधर जितना एल्किल हैलाइड लेते हो वहां उसका डबल बनता है। तो यहाँ में सिर्फ R है, यहाँ तो बाबा वैसे तो 2R है सर, बट फॉर्मूले में तो मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूले में R है, बट यहाँ बन रहा है RR, एक और R की होती है तो RR बनता है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। RR क्या, यहाँ बन रहा है R, तो यहाँ बन रहा है RR। देखो यहाँ था CH3, यहाँ ना CH3, तो जितने कार्बन तुम इधर लोगे ना उसका दुगना ही बनेगा, हमेशा दुगना, चाहे तुम जितने लो। तुम अगर ये ले लेते हो, चलो 2 CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये क्या देगा, देखो Cl2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl का लॉस हो जाएगा, हर बार लॉस होगा, बचेगा क्या, ये कुछ ज्यादा 2NaCl का लॉस दिखाते हैं -2NaCl। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 उल्टा ही रहेगा, CH2 CH2 CH3। ये देखो जितने कार्बन थे 1 2 3 कार्बन इधर थे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर बने, तो वुड्स रिएक्शन हमेशा दुगने कार्बन बनाती है। अब दुगना, किसी का भी दुगना, तुम अगर बेसिक मैथ से बताओ तो किसी का भी दुगना हमेशा इवन होता है,
कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो इवन बन जाता है। तो एक फैक्ट की बात यह है कि ये कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन की चेन का एल्केन नहीं बना सकता। कभी 3 का एल्केन नहीं बनेगा तो 5 का नहीं बन सकता, 7 का नहीं बनता, बनेगा तो 2 का, 5, 4 का, 6 का, 8 का, ऐसे का ही बनेगा। तो ये है पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन बनाने की फ्रॉम एल्किल हैलाइड, जिसका फेमस नाम है सर वुर्ज के नाम, साइंटिस्ट वुर्ज के नाम पर रखा गया वुर्ज रिएक्शन। अगर तुम 12th में होते हो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये पेपर में आती है डायरेक्ट रिएक्शन लिखने को। ठीक है, ये तो होगा पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके, 2 तरीके बताते हैं, 2 तरीके। दूसरा तरीका है बाय हाइड्रोजिनेशन, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ, ये भी ऐसे हुई है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन या होते हैं एल्काइन। तुम्हें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो एल्कीन होते हैं या तो एल्काइन होते हैं, और एल्केन हमारा जो होता है वो होता है सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें कहाँ जाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जाना है। तो अब नाम ही समझा रहा है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जिनेशन मतलब जोड़ना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें बॉन्ड तोड़ते हैं, हाइड्रोजन तोड़ते हैं। मैं देखो, मैं इसकी रिएक्शन 2H2 के साथ करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, मेरे को ये रिएक्शन में किसी गैसेस फॉर्म होती है तो कोई ना कोई इसमें सरफेस चाहिए होती है, सरफेस बनाने के लिए। वो निकल हो सकता है, वो प्लेटिनियम हो सकता है, वो पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है। निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, इन तीनों में से किसी भी एक की प्रेजेंस में तुम ये रिएक्शन को करा सकते हो। होगा क्या, ये हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, क्योंकि बीच का बॉन्ड टूटेगा। एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बॉन्ड कैसे टूटा? ये टूटता है किस तरीके से? होमोलिटिक। ये बॉन्ड टूटता है एक फ्री रेडिकल के बाद, एक रेडिकल के बाद, और हाइड्रोजन में पहले से होमोलिटिक बॉन्ड टूटता है, ये फ्री रेडिकल का बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ही ऐसा होता है। अगर एक्चुअल में बताते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस के हेल्प से होता है। कौन सी प्रोसेस की हेल्प से? एडजॉर्प्शन प्रोसेस की हेल्प से होता है। ठीक है, अगर ये चीज मेरे को अल्काइन में बननी है तो अल्काइन में को 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं पहली बार में ऐसा ही करूं, ये थोड़ा ऊपर लेते हैं, CH2 सॉरी CS ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं पहली बार में करूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाना। फिर मैं दोबारा इसकी क्या करूंगा, इसको इसी को मैं दोबारा लूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोबारा से मैं हाइड्रोजन डालूंगा, वही प्रेजेंस में एक और बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो ये दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे तुम एल्केन बना सकते हो। क्या है ये? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, ओके, ये तो हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, हेड डालना फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो क्लास 12th में भी हम हर चीज ये पढ़ते हैं, कोई भी नैचुरल होता है, चाहे वो हेलोएल्केन हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमीनो, काम हमारा सेम रहता था। पहले नॉर्मल चीज, नाम क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें पढ़ते थे, फिर पढ़ते थे बनता कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर पढ़ते थे क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनकी, फिर पढ़ते थे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बस चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। यही 4 चीज होती थी, यही 4 चीजें हमारी यहाँ भी है। हमने पढ़ दिया क्या क्या है, एल्केन होता क्या है, एल्केन बनता कैसे है, एल्केन। अब हम पढ़ेंगे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर खत्म। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 चीज हमें पढ़नी है। सबसे पहली चीज है तुम्हारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस फिजिकल स्टेट में हमारा, किस फिजिकल स्टेट में हमारे एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं, ये तो एल्केन एल्कीन, हमारे किस फिजिकल स्टेट में होते हैं। तो फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है तुम्हारे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, जो इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब तुम मुझे बताओ, जो CH
एक एग्जांपल लेते हैं, H2O है और H2S है, पिछली बार भी अगर सुना होगा तो सुना, ये होती है लिक्विड, ये होता है गैस, जबकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं। ऑक्सीजन सल्फर लियम टेलियम पोलिनियम एक ही ग्रुप के हैं, तो इनके जनरल होना भी एक तरह का स्ट्रक्चर है, दोनों हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, बट एक हो जाता है तुम्हारा लिक्विड, एक हो जाता है गैस, कारण आते तो कारण बचा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स तो वंडर वॉल लगेगा ही, बट एक और फोर्स लगता है, वो होता है हमारा कौन सा, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो लिक्विड बनेंगे, बट H2S में सिर्फ होता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें उतना ज्यादा पास नहीं आ पाते, तो वो क्या रहते हैं, गैस रहते हैं। अब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सबकी जड़ है। अब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद ना, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है साइज में, कि जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना ज्यादा बड़ा साइज मतलब उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब स्टेट उन पास आएंगे, मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेंगे। अब समझना ये बात याद रखना है कि जो कंपाउंड C1 से C5 तक होते हैं, मतलब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, ये जो कंपाउंड होते हैं ये जनरली गैस में पाए जाते हैं। गैस में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनका साइज होता है छोटा। साइज छोटा मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर, जब मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, गैस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके देखें तो C6 से C17 तक के जितने भी होते हैं सब लिक्विड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके आगे साइज बढ़ने लग जाता है, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास आने लगते हैं, आने लगते हैं तो गैस से सॉलिड की तरफ, सॉरी गैस से लिक्विड की तरफ बन जाते हैं। तो C5, 6 से C17 तक के जितने भी होते हैं सब लिक्विड होते हैं, और C17 से ऊपर मतलब C18 के जो ऊपर भी होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में बोले, एक्चुअल में होते हैं वैक्सी सॉलिड में होते हैं। किस फॉर्म में, वैक्सी सॉलिड, जैसे वैक्स होता है ना उस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, जिस तरह के वैक्स होता है उस फॉर्म में वो पाए जाते हैं। तो दोबारा सुनना कि जनरली फिजिकल बॉडी में जो C1 से C5 तक के वो होते हैं, फैमिली के ग्रुप होते हैं, वो किसमें होते हैं, गैस में। C6 से C17 लिक्विड और C18 से ऊपर के जितने होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड। क्यों, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज में डिपेंड करता है। यहाँ के साइज छोटे हैं मतलब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल कम पास है, मतलब थोड़े दूर है, दूर मतलब गैस में। साइज बड़ी, फोर्स बड़ा, तो फोर्स बड़ा तो वो पास है मतलब लिक्विड, और साइज बड़ी तो और ज्यादा फोर्स बड़ा, तो और पास आ गए तो सॉलिड में बन गए। ठीक है, सिंपल। दूसरा प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, द प्रॉपर्टी नंबर 2 इज सॉल्युबिलिटी। क्या कहा मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलना। केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक नियम है, 2 नियम केमिस्ट्री के है। पहला नियम तुमने बताया कि हर एलिमेंट, मैंने हमेशा बताया कि हर चीज स्टेबल फॉर्म में अपने उसमें रहना चाहती है, और दूसरी चीज एक सबसे बड़ा डायलॉग है, मोनोलॉग है, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीज में ही डिसॉल्व हो सकती है। तुम्हारी जैसी वाइब रहेगी, तुम अपने ही जैसी वाइब वालों के साथ दोस्ती बनाओगे। ऐसा नहीं कि तुम हो बैक बेंचर, तुम टॉपर के साथ तो दोस्ती नहीं बन सकती जब तक वो दिन में पढ़ते जाए तुम वो करते, ऐसी दोस्ती होना मुश्किल ही है। तुम ज्यादा, अगर तुम बैक बेंचर हो तो तुम्हारी दोस्ती बैक बेंचर से रहेगी, जो टॉपर है उसकी दोस्ती टॉपर से रहेगी। तो सिंपल बात, टॉपर लोग ज्यादा दोस्ती होती नहीं है, बट सिंपल बात, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो सेम लाइक है वो लाइक में ही डिसॉल्व होंगे। अब लाइक कौन से होते हैं, तो मैंने केमिस्ट्री में बताया कि 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव ऐसा टाइप का चार्ज जनरेट होता है, उनको कहते हैं पोलर कंपाउंड। और जिनमें ऐसा टाइप का चार्ज नहीं जनरेट होता है उनको कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड लाइक H2O, पानी एक पोलर है, और लेकिन नॉन पोलर जैसे हमारी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जितनी हाइड्रोकार्बन ना
नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम हो गए, उनमें से क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। ये चार्ज आता क्यों पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन इन्हें ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, इसलिए चार्ज थोड़ा जनरेट हो जाते हैं। कार्बन कार्बन तो सेम ही है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसमें चार्ज जनरेट नहीं हो पाता है, तो ये होते हैं नॉन पोलर। पानी होता है पोलर, तो सिंपल बात देखो ना, नॉन पोलर है तो पोलर में कैसे बोलेगा, तो सिंपल बात, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हाइड्रोकार्बन है, ये जो भी एल्केन है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, सॉरी पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि पानी होता है पोलर, ये होते हैं नॉन पोलर। तो सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि ये होते हैं नॉन पोलर और पानी होता है कैसा, पोलर। तो नॉन पोलर कहाँ बोलेगा, नॉन पोलर ऑब्वियसली नॉन पोलर में बोलेगा, एल्केन नॉन पोलर ऑब्वियसली नॉन पोलर में बोलेगा, जहां बोलेंगे। अब वो नॉन पोलर में कुछ एग्जांपल जैसे मैं बता दूं तो ईथर, बेंजीन, टाउलिन, ETC ऐसी चीजों में, किसमें, क्योंकि ये भी कैसे नॉन पोलर है। तो अगर कोई बोले कि एल्केन की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो तुम बोलोगे एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड, सो दे डिसॉल्व इन द नॉन पोलर कंपाउंड लाइक ईथर, बेंजीन एंड टाउलिन, बट दे डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर बिकॉज वाटर इज अ पोलर एंड दे आर नॉन पोलर। ठीक है, सिंपल बात, सिंपल बात। तीसरी प्रॉपर्टी आती है, वो होती है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, BP की हम ज्यादा बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का, सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो सिंपल अगर मैं भाषा बताऊं तो किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वॉल फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट सिंपल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि देखो ना, जिसके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फोर, जो बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दो मॉलिक्यूल के वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ के उनको गैस बनाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। एग्जाम्पल H2O अल्कोहल ईथर, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ईथर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 और 50 के बीच में होता है। H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का 80 और ईथर का 40। क्यों, देखो H2O में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन पोलर नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो हमेशा बनती है, तो इसमें कोई भी नॉन पोलर नहीं है, तो ये प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बहुत ज्यादा आफत आती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट है। अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, पर इनके साथ में तुम्हें पता है इधर में पूरी कार्बन की नॉन पोलर चेन है, खाली आखिरी में OH की होनी वैसे ही बना देते हैं, तो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक होता है, तो वीक बॉन्ड मतलब वीक ताकत बीच में, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो जल्दी भी वो हो जाएंगे जल्दी, और इसमें तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, इसकी वजह से इसका सबसे कम होता है। तो सिंपल बात, बॉइलिंग पॉइंट वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिपेंड करता है। और अभी तुमने पढ़ा है, अब ये तो तुम बता सकते हो, अभी तुमने पढ़ा है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई वैसा लग रहा है कि सीमेंट की कंपनी चल रही है, बिरला वाला टाइप की। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। तो मैं ओवरऑल अगर मैं कहूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज की, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें इनको ध्यान देना है, तुम्हें इनमें ध्यान देना है। तो अगर मैं ये दिखा दूं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो तुम कहोगे सर प्रोपेन का होगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका साइज कम है तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा रहेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 रूल तक भी है। कंडीशन नंबर 2 ब्रांचिंग। तो सिंपल बात रूल ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था C5H12 की, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, कोई ब्रांचिंग नहीं, बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रांचिंग इनवर्सली है ना। एक ब्रांचिंग थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट,
और इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाऊँ तो ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, उससे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा इसका। मैंने बोला था ना कि चेन आइसोमर्स आर बोथ आइसोमर्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल सेम है बट सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा कंपाउंड ब्रांचिंग उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, सबसे कम उससे कम इसका, सबसे कम इसका है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करी कि एल्केन क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन और तुम्हारे नियोपेंटेन में। एन-पेंटेन मतलब स्टेट चेन, आइसोपेंटेन मतलब वन ब्रांचिंग और नियो मतलब दो ब्रांचिंग। फिर हमने पढ़ा उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली थी अल्काइल हाइड के साथ वुड रिएक्शन और दूसरी थी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। सबसे पहली थी तुम्हारी फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट डायरेक्ट देखो, फिजिकल स्टेट में C1 से C5 गैस होता है, C5 से C6 से C17 लिक्विड होता है, C18 से ऊपर के हिसाब से सॉलिड होते हैं। कारण वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हमने पढ़ी थी तुम्हारी ये सॉलिबिलिटी। देखो वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेंगे, और नॉन पोलर लाइक टाउलिन, बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी चीजें क्या होती है? नॉन पोलर होती है, तो इसमें वो खुल जाते हैं। अब तो तीसरी हमने पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट होता है साइज के, इसमें साइज जिसका बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और अगर ब्रांचिंग हमारे कंपाउंड में ब्रांचिंग है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग की वजह से घट जाता है। ठीक है, ओके। आज के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। बहुत खतरनाक तो नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म आएगी समझने के लिए अच्छे से पढ़ना। तो ठीक है, आज के इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।